जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में थीम्स इंडियन हिस्ट्री का हमारा डिस्कशन है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये जो पार्ट 3 है, इसमें कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। इसके साथ ही जो रेबल्स एंड द राज है, यानी 1857 रिवोल्ट वाला जो चैप्टर है, ये भी हमने कवर किया है। अब हम बात करेंगे कॉलोनियल सिटीज़ की। तो आपको पता होगा जो थीम्स एनसीईआरटी मेजरली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के, जिसमें हमने 1 और 2 को कंप्लीट कवर किया है पीवाईक्यूज़ के साथ, और आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो एफर्ट्स रहे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ के साथ कवर करने के, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो उसी तरीके से हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, इन चैप्टर्स को भी कवर करने वाले हैं। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो है कॉलोनियल सिटीज़ और अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे सवाल है, आप देख सकते हो सिविल सर्विस में आए हुए हैं। इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, इनमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और जो भी ये हाईलाइटेड पार्ट है उसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट होंगे ये पीवाईक्यूज़ होंगे, ठीक है। और जो अंडरलाइंड पार्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। जब आपको रिवाइज करना है पीडीएफ से, जो कि मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप केवल हाईलाइटेड और अंडरलाइंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो समग्र बैच के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए, समग्र बैच जो है ये हमारी पीवाईक्यू और होलिस्टिक कवरेज है सिविल सर्विसेज 2025 के लिए, और सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, जैसे लास्ट 35 ईयर्स यूपीएससी पीवाईक्यूज हैं। और जो हमारी लास्ट बैच थी इसमें भी आपने इमेंस सपोर्ट दिखाया, बहुत सारे 100, 200 काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने काउंट नहीं करा, प्रीलिम्स को ईजिली क्लियर करा और उनके लिए कोर्सेज हेल्पफुल रहे। तो कैसे आपको एनरोल करना है, इसके लिए ये नंबर है, आईडीज़ हैं, इनसे आप कांटेक्ट करें, कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं इस चैप्टर की और समझते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है। देखिए, ये हमारा थीम 10 है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट मी ओपन द चैप्टर फर्स्ट। हाँ, ये हमारा थीम 12 है, क्योंकि 10, 11 हमने कवर कर लिया है। कॉलोनियल सिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादातर एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लिया, तो शहर किस तरीके से हुए और शहरों में क्या बदलाव आए, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ, सिटीज़ की प्लानिंग किस तरीके से की गई, और ब्रिटिशर्स ने कौन सी आर्किटेक्चर पॉलिसीज़ को अपनाया, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको बेसिक इन्फो, यानी पहले के थीम्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले के थीम्स को कवर कर लें। इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसमें जो काम की बात है वहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम वही बातें समझेंगे जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि हमारे शहर किस तरीके से थे और क्या क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। इनमें खास तौर से हम देखेंगे 3 बिग सिटीज़ के बारे में, जो कि मद्रास है, कलकत्ता है और बॉम्बे है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गए ट्रेड के, यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हब के रूप में उभर कर आते हैं। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इन शहरों से देखने को मिलती है। 1639 में ही मद्रास इस्टेब्लिश हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और कलकत्ता जो है ये 1690 में इस्टेब्लिश होता है। बॉम्बे जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है 1661 में, किनके द्वारा, बाय द इंग्लिश किंग हु हैड गॉट इट एज पार्ट ऑफ हिज वाइफ डॉरी फ्रॉम द किंग ऑफ पोर्टुगल। तो बेसिकली पुर्तगाल के जो राजा हैं वो देते हैं किन्हें, डॉरी के रूप में, इंग्लिश किंग को, बॉम्बे, ठीक है। तो ये भी स्पेक्ट्रम में भी मेंशन है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो इन पे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, बट बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये एक इमेज दी गई, थोड़ी अनक्लियर सी है। बेसिकली इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में बताया गया है, उसका व्यू दिखाया गया है। और इसमें क्वेश्चन यही था सिविल सर्विस में जो पूछा गया था कि फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, यानी पहला जो फोर्ट है वो किनके द्वारा कौन सा फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आंसर इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज, ध्यान रखिएगा। और ये सेंट जॉर्ज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फोर्ट विलियम से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो फोर्ट की बात आएगी तो फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा। आगे देखते हैं कि किस तरीके से टाउन्स थे। तो बेसिकली टाउन किस रूप में देखे जा रहे थे, ये आज के टाउन से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। पहले जो रूरल एरियाज़ थे, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उनके अपोजिट में जो शहर डेवलप हुए उन्हें टाउन्स के रूप में देखा गया। दैट मीन्स अगर कोई रूरल एरिया है, रूरल एरिया मतलब क्या, बहुत सारी बेसिक नीड्स अवेलेबल नहीं है, या आर्टिसंस वगैरह अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं रूरल एरिया को डिटरमाइन करने के। उसी के विपरीत अगर हम देखें तो जो टाउन्स होते थे इनमें एक स्पेसिफिक
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। जैसे अगर कोई शहर है तो वो ट्रेड हब के रूप में देखा जाएगा, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग होंगे वो ज़्यादातर आर्टिसंस होंगे, ट्रेडर होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, रूलर्स होंगे, इस तरीके के लोग होंगे। जो टाउन डोमिनेट की जाती थी रूरल पॉपुलेशन के द्वारा। इनमें ज़्यादातर जो टैक्सेस वगैरह आते थे ये एग्रीकल्चर से डिराइव्ड होते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टाउन्स और सिटीज़ हैं इनमें जनरली फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो शहर होंगे यहाँ पे राजा रहेंगे, यहाँ पे व्यापारी रहेंगे, ट्रेडर्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, रूलर्स रहेंगे। तो ये लोग जब रहेंगे तो ये तो चाहेंगे कि हमारी सिटी सेफ हो, और इस सिटी को सेफ करने के लिए ये किलेबंदी करवाते थे, फोर्टिफिकेशन करवाते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक थे टाउन्स के, तो उस टाइम पे ये एक बात इंपॉर्टेंट होगी कि आप बताएं फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था वॉल्स का। और भी चीज़ें हैं, हाँ, हालांकि सेपरेट कर पाना कि ये यहाँ से टाउन है, यहाँ से कंट्री साइड है, इन चीज़ों को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना डिफ़िकल्ट होता था। पीजेंट जो हैं, जो किसान होते थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल करते थे, या तो वो कोई हॉली ट्रेवलिंग हो यानी पिलग्रिमेज हो, तो उन्हें शहरों से गुजरना ही पड़ता था। तो इस कारण से जो शहर है वो आज भी प्रमुख है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गाँवों के आज भी विजिट करते हैं शहरों को कुछ ज़रूरत की सामानों के लिए। उसी तरीके से प्राचीन समय में भी देखने को मिलता था। वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन समय नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की हम बात कर रहे हैं, और ये जो टाइम पीरियड है वो भी अप्रॉक्स आप समझ सकते हो। डेफिनेटली हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो 1650 से लेकर 1800 की अप्रॉक्स बात करेंगे। हाँ, तो जो 16 और 17 सेंचुरीज़ हैं इनमें मुगल्स के द्वारा भी टाउन्स बिल्ड किए जा रहे थे, हालांकि इनमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी। और भी चीज़ें खास हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह नो डाउट मोन्यूमेंटल होंगे, ठीक है। और क्योंकि राजा महाराजाओं के द्वारा बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं तो इनमें कोई कमी कोई कसर छोड़ी नहीं जाती थी। और मनसबदार और जागीरदार के बारे में भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि इन्हें टेरिटरीज दी जाती थी। और उम्मीद है आपको ये ध्यान भी होगा कि जो मनसबदार है और जागीरदार है इनमें क्या डिफरेंस है। एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बेसिकली जो मनसबदार और जागीरदार को जो टेरिटरीज दी जाती थी जागीर के रूप में, इन टेरिटरीज को भी कई बार देखा जाता था कि ये शहरों में दी जा रही हैं, ना कि गाँवों में। इसका रीज़न ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, क्योंकि ये नोबेल्स हैं, राज दरबारी हैं, राजा के दरबार से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशन, इंपॉर्टेंट जगहों में एरियाज दिए जाने चाहिए। और भी चीज़ें, जैसे जो गाँव में जो ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं उन्हें अर्बन मार्केट्स तक लाना, क्योंकि जो बेसिक खरीदारी होगी वो तो शहरों में होगी। ये सब चीज़ें खास तौर से देखने को मिल रही थी। साउथ इंडिया में अगर आप देखो तो मदुरई और कांचीपुरम ये प्रिंसिपल सेंटर्स के रूप में उभर कर आ रहे थे, और ये जो टाउन से कमर्शियल सेंटर्स के रूप में थे। जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में हमने देखा, उसी तरीके से सदर्न इंडिया में भी ट्रेडिंग के लिए मदुरई, कांचीपुरम ये हब बन गए थे। दिल्ली के कोतवाल के बारे में, क्योंकि बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके जो ग्रैंड फादर थे, ठीक है, नाम था इनका गंगाधर नेहरू, ये कोतवाल रह चुके हैं दिल्ली के 1857 के रिवोल्ट से भी पहले। नाउ देखते हैं कि 18th सेंचुरी तक आते आते क्या क्या बदलाव देखने को मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई जब टाउन ग्रो करता है, न्यू सेंटर इमर्ज करता है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो पुराने सेंटर है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, राइट। इवन आप देखोगे हिस्ट्री में भी, तो जिन जगहों पे जो शहर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, जैसे तक्षशिला, तो कुछ सेंचुरीज के बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। यही चीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम देखते हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन 18th सेंचुरी में भी देखने को मिलती है। जैसे ही 18th सेंचुरी शुरू होता है, इसके बाद काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। जो पुराने शहर होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है और नए शहर डेवलप हो जाते हैं। इवन मुगल पावर भी हम देखते हैं 18th सेंचुरी तक आते आते घटने लग जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब राजा की पावर घटेगी तो उनसे एसोसिएटेड जो शहर हैं वो भी डिक्लाइन करने लगेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि एक राजा जब जहाँ पे अपने राज दरबार को रखते हैं, वहाँ पे केवल राजा ही नहीं रहते हैं, बहुत सारे नोबेल्स होते हैं, यानी उनके दरबारी होते हैं जो दरबार में रह रहे होते हैं। उनकी ज़रूरत के सारे सामान A to Z, और वो सारी चीज़ें आर्टिसंस, राइट, क्योंकि कारीगर भी होंगे। तो ये जो कारीगर्स हैं ये बेसिकली नोबेल के लिए काम कर रहे हैं, राजा और उनके राज दरबारियों के लिए काम कर रहे हैं।
चाहे आप बात कर लीजिए म्यूजिशियन की, म्यूजिशियन भी काम कर रहे हैं तो राजा के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर, आर्टिसन, ये सभी लोग कहीं ना कहीं मेजर सेंटर से जुड़े हुए होते थे। राजा के जो राज दरबार है उनसे मुख्य तरीके से जुड़े हुए होते थे। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि पेट्रोनेज जो है वो मिलती थी। इवन आपने पढ़ा भी होगा कि जब लास्ट माइटी रूलर की मैं बात कर रहा हूँ, औरंगजेब का पता, औरंगजेब जो है वो मेजोरिटी में ये जो म्यूजिशियंस हैं उनको उतना ध्यान नहीं देते हैं, पेट्रोनाइज नहीं करते हैं, तो वो अलग अलग जगह में अपने केंद्र स्थापित करते हैं। म्यूजिशियन अन्य लोकल राजाओं के द्वारा रीजनल राजाओं के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे समाज में और मुख्य तौर से शहरों में। कई बार नए किंगडम्स में काफ़ी ज़्यादा वारफेयर होता था, युद्ध भी होता था, तो इससे नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते थे मर्सिनरीज के लिए। मर्सिनरीज कौन होते हैं? जब कोई युद्ध होता है तो एक राजा को काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो इन्हें पैसे देकर बुलाते थे राजा, वो मर्सिनरीज कहलाते हैं। आगे भी वही कहा जा रहा है कि कुछ जो लोकल ऑफिशियल्स होते थे जो कि मुगल दरबार से जुड़े हैं, वो भी एक मौके की तलाश में होते थे। और क्योंकि जैसे ही कोई नया युद्ध हो रहा है या कोई नया राजा अपने केंद्र को स्थापित कर रहा है, तो उस केस में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। और जो न्यू अर्बन सेटलमेंट्स हो रहे थे उन्हें कस्बा और गंज कहा जाता है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारे ध्यान होंगे, वैसे भी काफ़ी फेमस है ये तो गंज भारत में। ठीक है, बहुत सारे जो शहर हैं उनके लास्ट में गंज देखने को मिलता है, तो आप समझ लें कि उन्हें अर्बन सेटलमेंट के रूप में शुरू किया गया होगा। और भी चीज़ें हैं जिसमें ट्रेड है, जो ट्रेड का नेटवर्क है उनमें भी बदलाव देखने को मिले अर्बन सेंटर में। जो यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज है उन्होंने अलग अलग शहरों में अपने केंद्र स्थापित किए, जैसे पोर्टुगीज ने पणजी में, ठीक है, डच ने मसूलीपट्टनम में। ये ध्यान रखिएगा, डच की फर्स्ट जो फैक्ट्री सदर्न इंडिया में देखने को मिली वो मसूलीपट्टनम में थी 1605 में। ब्रिटिशर्स ने मद्रास में, फ्रांस ने पुडुचेरी में। ठीक है, तो ये अलग अलग शहर में केंद्र स्थापित हो रहे हैं, तो इस तरीके से अलग अलग टाउन्स भी इमरजेंस में आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है इनका। शहरों के नामों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता है ये एंजिलाइज्ड नेम्स हैं, मतलब इंग्लिश नेम्स हैं। इनके जो ओरिजिनल नेम है वो चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है। ठीक है, ये इनके ओरिजिनल हिंदी नेम्स हैं। अब आगे देखते हैं, तो मिड 18 सेंचुरी तक क्या हुआ, अगेन आपको बदलाव देखने को मिलता है शहरों में। जो कमर्शियल सेंटर हैं जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, जो कि 17 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए थे, वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं और ट्रेड शिफ्ट हो जाता है। देखिए, ट्रेड कभी भी डिक्लाइन नहीं होता है। जैसे अगर कोई शहर है, लेट सपोज ये 1750 का कोई शहर है, इसका नाम है एक्स। अब ये जो शहर है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हो सकता है 1850 तक आते आते ये डिक्लाइन करने लग जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही होगी, लेट्स सपोज कॉटन की ट्रेडिंग हो रही थी, तो ये कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, उसके आसपास 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दायरे में कहीं और हब बन जाएगा कॉटन ट्रेडिंग का। समझ गया ना? तो इस तरीके से शिफ्ट होते हैं शहर। तो ट्रेड शिफ्ट करके अदर प्लेसेस में जो ब्रिटिशर्स हैं वो ग्रेजुअली पॉलिटिकल कंट्रोल को एक्वायर करते हैं, और ये प्लासी के युद्ध के बाद देखने को मिलता है। और इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स के हाथों में पावर आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पावर आ जाती है, तो वो सिटीज़ को और भी जल्दी डेवलप करवाते हैं। जैसे जो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, आप गौर करोगे तो ये सारे पोर्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जो भी शहर समुद्र किनारे हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाए हैं, फ्लरिश कर पाए हैं, खास तौर से ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। और एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है इसके रीज़न, क्योंकि एक्सेस काफ़ी आसान हो जाता है दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग से। उसके बाद हाँ, तो न्यू इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं। इसी के साथ ये सेंटर बन जाते हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इन शहरों को अपने सोर्स ऑफ पावर के रूप में यूज कर पा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो न्यू ऑक्यूपेशंस भी डेवलप होते हैं। देखिए, कोई भी शहर स्थापित होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों के काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आता है, जिनमें एक जो बदलाव देखने को मिलता है सोसाइटी में वो होते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं 100-200 साल पहले की, या ईस्ट इंडिया कंपनी में खास तौर से अप्रॉक्स 250-300 साल पहले की, 1750 या 1800 के आसपास, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नए शहर बन रहे थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को अलग से। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो इनके डिमांड भी बढ़ रहे थे, राइट।
पहले जिस शहर में डिमांड लिमिटेड थी अब उस शहर में डिमांड बढ़ने लगे। तो इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे थे और उन्हें रोजगार मिल रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक नया शहर जब स्थापित होता है तो नए ऑक्यूपेशंस भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। थोड़ा और हम समझते हैं कि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं कि अर्बन हिस्ट्री किस तरीके से रही। तो कॉलोनियल रूल बेसिकली पता है हमें कि ये डाटा वगैरह के प्रोलिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने, और ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा कि किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। काफ़ी सारे सर्वेज होते थे, डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता था, लोगों से भी पूछा जाता था, क्योंकि इन डाटा से लेकर वो एस्टिमेट निकाल सके और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सके। मैप वगैरह भी काफ़ी सारे बनाए जा रहे थे, टोपोग्राफीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा था। इससे क्या होता था, वो उस रीजन को पर्टिकुलरली बेस्ट वे में कंट्रोल कर पाते थे। जब कोई शहर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता था तो मैप से क्या होता था, काफ़ी आसान हो जाता था इनके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करना, और पावर कंसोलिडेशन भी काफ़ी आसान हो जाता था, क्योंकि इनके पास मैप होते थे तो इन्हें एग्जैक्ट पता चल जाता था कि हमें किस एरिया को किस वे में यूटिलाइज करना है। अगर कोई ये शहर है और इसकी लोकेशन में ब्रिटिशर्स ने हिल्स पता कर लिया, रिवर्स कहाँ है वो पता कर लिया, वेजिटेशन कैसा है वो पता कर लिया, खेती लायक ज़मीनें कौन सी वो पता कर लिया, कौन से चीज़ का मास लेवल प्रोडक्शन हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में पता कर लिया, तो इससे क्या होता था, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब वो बेटर वे में उन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न देखने को मिल रहा था। लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो टाउन है उन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, बेटर टाउन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये फंड्स वगैरह भी उठाते थे, क्योंकि बिना फंड्स के इनके लिए इम्पॉसिबल होता था, और धीरे धीरे ये फंड्स के साथ काफ़ी ईजिली इस चीज़ को हैंडल कर पा रहे थे। तो शहरों के ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि शहर ग्रोथ कर रहे हैं एक समय के बाद, क्योंकि लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों के ऑक्यूपेशंस बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को डाटा के रूप में रखने के लिए ऑल इंडिया सेंसस देखने को मिलता है 1872 में, और 1881 में जाकर डिसेनियल यानी हर 10 सालों के बाद जो सेंसस है वो शुरू हो जाता है। अब ये जो हाईलाइट मैंने करा अलग से, ये आपने देखा होगा काफ़ी बार PYQs में पूछा गया है, बट ये मैंने अलग से नहीं लिखा है क्योंकि वही वन लाइनर क्वेश्चन है। पहली बार सेंसस कब हुआ या सेंसस का प्रयास कब किया गया, 1872। रेगुलर रूप से सेंसस होना कब शुरू हुआ, 1881। या ऐसे पूछ लेंगे कि कब से डेसिनेलियल सेंसस स्टार्ट हो गया, तो आप क्या आंसर करोगे, 1881। इसके बाद हर 10 सालों में सेंसस देखने को मिल रहे हैं। ये एक ओल्ड मैप है बॉम्बे का, ये आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रिटिशर्स इनका रिकॉर्ड रखते थे। आगे देखते हैं। हाँ, तो काफ़ी सारे रिपोर्ट वगैरह दिए जा रहे थे, और इन्होंने डिजीज, डेथ, काफ़ी चीज़ों की बात करी, और इनके पास काफ़ी सारे डाटा होते थे। बट काफ़ी सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये जो डाटा फिगर्स हैं सब कुछ मिसलीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। सेंसस की जब बात आ ही गई है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उनके पास डाटा किस तरीके से होते थे। देखिए, पहली चीज़ तो ये एम्बिग्विटी का मतलब कि उस टाइम पे जब आज सेंसस इतना डिफिकल्ट है, उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, और ये सेंसस कई बार इनमें डाउटफुल चीज़ें भी देखने को मिलती थी, जैसे हाउ वाज अ पर्सन हु कल्टिवेटेड इट्स लैंड एंड कार्टेड प्रोड्यूस टू द टाउन बी एनमरेटेड, यानी वैसे लोग जो अपने गाँव में कल्टिवेशन कर रहे हैं और शहरों में जाकर बेच रहे हैं, उन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाए, उन्हें कल्टीवेटर माना जाए या ट्रेडर माना जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कतें भी आई हैं सेंसस में, एक रफ एस्टिमेट के लिए सही था। ना आगे देखते हैं। तो वही बात है फिर कि सस्पिशियस है सेंसस को लेकर, खासतौर से फर्स्ट जो सेंसस है उन चीज़ों को लेकर, और इसके साथ ही अपर कास्ट पीपल वर ऑल्सो अनविलिंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीमेन ऑफ देयर हाउस होल्ड। वीमेन वर सपोज टू रिमेन सेक्युलेटेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द हाउस एंड नॉट सब्जेक्टेड टू पब्लिक गेज और पब्लिक इंक्वायरी। समझ गए ना, अपर कास्ट पीपल काफ़ी सारे अनिच्छुक होते थे कि हाउस होल्ड की वीमेन को लेकर कि हमें क्यों इन्हें इनके डेटाज वगैरह प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती थी, इस कारण से सेंसस काफ़ी डिफिकल्ट होता था। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बदलाव देखने को मिले। तो 1800 के बाद से हम देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो स्लगिश हो गया। स्लगिश मतलब एक बार रेपिड ग्रोथ देखने को मिला, फिर यह स्टेगनेंट जैसा देखने को मिलने लगा। 19th सेंचुरी में ऑल थ्रू आउट हम देखते हैं कि जो पहले 2 डिकेड थे 20th सेंचुरी के, इनमें अर्बन पॉपुलेशन जो काफ़ी कम था। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम था, और इसके बाद फिर ये स्टेगनेंट होने लगा। ये चीज़ तो होती है, कोई भी चीज़ ग्रो, जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की जब बात आ रही है, 1891 में 9.4 रहता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर देखिए आप बिल्कुल रुक सा जाता है, कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलता है।
अर्बनाइजेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए और भी चीज़ें बताई गई किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और जो हमारे सिटीज़ होते हैं वो एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। कैसे? जो ब्रिटिशर्स अब गुड को बना रहे हैं, जो उनके पास गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो सामान बन रहे हैं, उन्हें वो ईजिली डंप कर पा रहे थे इंडियन सिटीज़ में। अब जो शहरों में ये अपनी रेडीमेड प्रोडक्ट्स को डंप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा था? ऑब्वियसली भारत का तो नुकसान है ही, इसके अलावा और भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि इन सिटीज़ की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये बाधा भी बनकर आ रहा था। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ के जो ओन ट्रेडर्स हैं, उनके जो डिमांड्स है उनकी चीज़ों के, वो घट रहे थे। तो इस कारण से काफ़ी लोग शहर भी छोड़कर जाना पड़ रहा था। 1853 में रेलवे का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है? बिल्कुल बदलाव ही आ जाता है टाउन के फॉर्चून्स में, किस्मत में। कैसे? अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ट्रेडिशनल टाउन से लेकर शिफ्ट कर जाती है। किन में? तो जो ओल्ड रूट या रिवर वगैरह में खास तौर से लोकेटेड थे। जब रेलवे स्टेशन आ गए ना, तो ईजी हो गया ट्रेवलिंग, और ईजी हो गया ट्रेवलिंग, इसके साथ साथ गुड्स को इंपोर्ट करना भी आसान हो गया। हर रेलवे स्टेशन एक तरीके का कलेक्शन डिपो बन जा रहा था। रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जा रहे थे, और जो गुड्स बनकर आ रहा था उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना भी काफ़ी आसान था। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि शहरों की किस्मत बदली तो उनमें रेलवेज का काफ़ी बड़ा हाथ था। एग्जाम्पल भी दिया गया जो मिर्ज़ापुर यानी गंगा के तट पर देखने को मिलता है, मिर्ज़ापुर, जिनमें कॉटन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, कॉटन कलेक्शन और कॉटन गुड्स को लेकर डेक्कन से काफ़ी सारे कॉटन्स देखने को मिल रहे थे। ये डिक्लाइन कर जाता है जब रेलवे लिंक बन जाती है बॉम्बे में। तो अब आप समझिए कि ये मान लीजिए डेक्कन का पार्ट है, यहाँ से मिर्ज़ापुर में सप्लाई जा रहे हैं, अब यहाँ से बाकी पार्ट खास तौर से बॉम्बे और बाकी एरियाज़ में सप्लाई पहुँच पा रहे हैं। तो इनमें रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है, और जब रेलवे का हाथ है तो रेलवे से ट्रेडिंग में क्रांति आ गई, कंप्लीट रेवोल्यूशन। जिन चीज़ों में महीने लग रहे थे, उन चीज़ों में कुछ दिन का काम लग रहा है। काफ़ी इजी से ट्रेवलिंग, सामान वगैरह एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पा रहे हैं, और इसी के साथ ये हो रहा है कि आर्टिसंस के लिए भी आसान हो गया है ट्रेवल करके बाकी जगहों पर जाकर काम करना। ठीक है, तो इस कारण से जो मिर्ज़ापुर है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि डिक्लाइन कर जाता है, खासतौर से कॉटन गुड्स के डिक्लाइन को लेकर। और भी चीज़ें हैं, उसे भी समझ लेते हैं। हाँ, तो जब रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड करता है तो रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनीज स्टैब्लिश होती हैं। अभी मैंने ये बताया, रेलवे टाउन्स भी डेवलप होते हैं, जैसे जमलपुर, वालतेयर, बरेली। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, CAPF का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना है नहीं, 2022 का है। तो जो CAPF के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें स्पेशल ध्यान देना है इस तरीके के सवालों में। तो इन्होंने ये पूछा कि गंगा नदी के तट पर कौन सा ऐसा शहर था जो डिक्लाइन कर जाता है उसका महत्व जब रेलवे लिंक बॉम्बे से ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ये मिर्ज़ापुर, और बिना थीम्स एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने ही हैं, क्योंकि ये होंगे ही नहीं, डुएबल नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों के नाम काफ़ी ज़्यादा आसपास हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब थीम से प्रिपेयर किया गया है तो थीम्स एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। नाउ देखते हैं कि अब जो नए शहर विकसित हो रहे थे वो किस तरीके के थे। पोर्ट्स, फोर्ट एंड सेंटर फॉर सर्विसेज। पोर्ट का मतलब आप समझते हैं बंदरगाह, फोर्ट का मतलब किलेबंदी, और सेंटर फॉर सर्विसेज का मतलब भी हम देख लेते हैं। देखिए 18वीं सेंचुरी तक क्या होता है कि 3 जो शहरों के नाम मैंने लिए इनिशियली, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में बन जाते हैं। पोर्ट इन द सेंस क्या होता होगा? सबसे पहली चीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बूम कर रही थी उन जगहों में। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि ये कोस्ट में है, समुद्र के तट पर है, तो वहाँ से ट्रेडिंग आसान है, सारी चीज़ें तो आपस में लिंक्ड है। जब ट्रेडिंग इजीली हो रही है तभी तो वो कमर्शियल पोर्ट के रूप में डेवलप हुए हैं। जो सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहे थे वो बेसिकली गुड्स कलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट थे। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी फैक्ट्रीज बना रही थी वो इन्हीं शहरों में बना रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ायदे थे। एक तो फोर्टिफिकेशन आसान था, जो इनके पास सामान आ रहे थे इन चीज़ों को लेकर। मद्रास में हम देखते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, ठीक है, कलकत्ता में हम फोर्ट विलियम देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शहरों में अलग अलग फोर्ट्स देखते हैं, और इन जो फोर्ट्स हैं, जो किले हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑब्वियसली इनका जो मेजर रीज़न है इन चीज़ों को डेवलप करने का वो ये है कि ये सेफ कर सके अपने प्रोडक्ट्स को। इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिसन एंड अदर वर्कर हु हैड इकोनॉमिक डीलिंग विद यूरोपियन मर्चेंट्स लिव्ड आउटसाइड दिस फोर्ट्स।
तो क्या बोला जा रहा है कि भारत से जो व्यापारी आ रहे हैं या जो वर्कर्स हैं या जो मर्चेंट्स हैं जो डील कर रहे हैं बेसिकली यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ किसी तरीके का सेलिंग या बाइंग एक्टिविटीज़ में, तो उन्हें तो ऑब्वियसली फोर्ट से बाहर रहना पड़ता था। तो बिगनिंग से ही आप देखो तो इन्होंने क्वार्टर्स को सेपरेट करना शुरू कर दिया। वही कॉलोनियल माइंडसेट, बताने की नीड नहीं है, ऑब्वियसली यूरोपियंस क्यों शेयर करेंगे अपने जगहों को, रूम्स को इंडियंस के साथ, तो इन्होंने सेपरेट क्वार्टर्स प्रोवाइड करना मतलब इनिशियली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और बेसिकली ये मार्किंग करते थे किस वे में कि ये वाइट टाउन है और ब्लैक टाउन है। आप समझ गए होगे ये किस तरीके से रेफरिंग की जा रही है, ठीक है। कंप्लीट रेसिज्म वाली बात है और भी मुद्दे हैं इससे एसोसिएटेड। वंस द ब्रिटिश कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर दिस रेशियल डिस्टिंक्शन बिकेम शार्पर। जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया पॉलिटिकल पावर को तो ये तो और इजीली, क्योंकि इनके पास तो अथॉरिटी आ गई, पावर्स आ गए, तो ये खुलेआम रेशियल डिस्टिंक्शन को प्रोवाइड बता पा रहे थे कि अब यहाँ से रेशियल डिस्टिंक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो वाइट टाउन है और दूसरी तरफ ब्लैक टाउन है। इवन आप देखोगे तो जो शहर है, शहरों के ढांचे हैं वो भी इस तरीके से बनाए जा रहे थे कि यूरोपियंस को सेपरेट जगह मिल सके। आगे देखते हैं मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, जो रेलवेज की एक्सपेंडिंग है वो बाकी शहरों तक भी फैलने लगी। इससे क्या हुआ कि बाकी के जो गांव वगैरह हैं, जो कंट्री साइड का मतलब होता है जो शहरों से थोड़ी दूर स्थापित जगह हैं, गांव बेसिकली आप बोल सकते हो एक वर्ड में, इन कंट्री साइड में काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स का भी प्रोडक्शन देखने को मिलने लगा। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि रेलवेज से सारे शहरों को आपस में कनेक्ट करना आसान हो गया था। और भी फायदे थे, एक तो चीप लेबर मिल जा रही थी क्योंकि गांव वाले क्षेत्र थे, यहाँ से इन्हें काफ़ी इजीली काम के लिए रखा जा सकता था। 1850s में हम देखते हैं कि जो कॉटन मिल्स हैं इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। बॉम्बे से काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। इवन यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स भी इस्टेब्लिश की जाती हैं कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो अब आप सोचना, जो मेंस में क्वेश्चन भी आया है कि क्या रेलवे का योगदान है, ये इंडियन ये जो रेलवे इस्टेब्लिश हुई बेसिकली 1853 में, वहीं से हमें बिगिनिंग देखने को मिलने लगती है। किसकी? ऑब्वियसली हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, क्योंकि विदाउट रेलवे ये इमेजिन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। सारे शहरों को चाहे आपस में कनेक्ट करना हो, चाहे आर्टिसन का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई हो, चाहे बने हुए गुड्स को किसी शहरों में ले जाना हो, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हुआ है रेलवेज। नेक्स्ट देखिए, भले ही जो कलकत्ता है, बॉम्बे है या मद्रास है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता था इंग्लैंड को, बट ये भी मॉडर्न इकोनॉमिक फोर्सेस के रूप में डेवलप करता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू अर्बन मिलियो के बारे में। तो जो कॉलोनियल सिटीज़ थी ये मर्सेंटाइल कल्चर को दिखाती हैं। मर्सेंटाइल कल्चर का मतलब जहाँ पे व्यापार को प्रमुख माना जाएगा। जो पॉलिटिकल पावर है या जो पेट्रोनेज वाली बात है, जैसे जो राजा काफ़ी सारे लोगों को पेट्रोनेज प्रदान करते थे, खासतौर से कारीगर को, इसके अलावा और भी जो लोग हैं म्यूजिशियंस वगैरह इनको, तो ये भी शिफ्टिंग देखने को मिलने लगी। क्यों? ऑब्वियसली अब पावर्स तो है नहीं किंग्स के पास, खासतौर से जब मुगल्स डिक्लाइन कर जाते हैं उसके बाद से। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इंडियंस हैं जिन्होंने जो वर्क कर रहे हैं इंटरप्रेटर्स के रूप में, मिडिल मैन के रूप में, चाहे व्यापारियों के रूप में, इनकी भी एक अहम अब कह सकते हो कि इनका भी अहम योगदान हो गया नए शहरों में, ठीक है। इनकी भी एक अलग पहचान होने लगी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी रिवर्स में या उनसे एसोसिएटेड घाट्स वगैरह में, इनके कारण भी घाट्स और डेवलप हो पाए। जो शोर होते थे यानी जो समुद्री किनारे होते थे, इनमें गोडाउंस, मर्सेंटाइल ऑफिसेज, इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करना आसान होता था। हाँ, तो देखिए कहीं भी व्यापार हो रहा है, नए टाउन स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो ग्रो कौन करेंगे, आगे कौन बढ़ेंगे? ट्रेडर्स। यही चीज़ देखने को मिली कि जो एजेंट्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो खास तौर से जो क्या कर रहे हैं, किसानों से सप्लाई ले रहे हैं, शहरों में जाकर सेल कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ती जाती है और इस तरीके से इनकी शहर में अपनी अलग पहचान बनने लगती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वही बताया मैंने, लास्ट टैक्स ऑफ लैंड इन द सिटी एज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्हें समझ आ गया था कि लैंड्स का क्या महत्व है और इस तरीके से ये उन पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। इवन जो यूरोपियंस हैं, जो इंग्लिश मास्टर्स हैं खास तौर से, ये इन्हें लेविस पार्टीज़ वगैरह भी देते थे फेस्टिवल्स में खास तौर से, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और ट्रेड हमारे हाथों में रहे। और ये चीज़ तो देखने को मिलती ही है, इसमें बताने की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो फेवर चाहिए, जैसे मान लीजिए 10 मिडल मैन है यहाँ से, ठीक है, और इन्हें सप्लाई करना है किसी इंग्लिश मैन को या ब्रिटिश कंपनी को, ख़ास तौर से कि ये जो सप्लाईज दिए जा रहे हैं वो किस रूप में हो, तो ये तीनों में से चाहेंगे कि जो जितना फेवरेबल हो, जो जितना खुश रख पाए, उन्हीं की सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
तो ये इस कारण से जो है वो लेविस पार्टीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे इंग्लिश मास्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए। लेवरिंग पुअर वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत सारे सर्विसेज यूरोपियन को दिए जा रहे थे, जैसे कुक्स, प्लैंकिंस, बियरर्स, कोचमैन, गार्ड्स, ठीक है, काफ़ी सारी गतिविधियां थी इनमें भी। अगेन जब हम मिड 19th सेंचुरी तक पहुंचते हैं, खासतौर से 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो अगेन हम देखते हैं कि अब जो कॉलोनियल सिटीज़ हैं उनमें फिर से बदलाव आने लगे हैं। अब जो टाउन है वो उनमें और ज़्यादा डिफेंडेशन यानी डिफेंड वाली बात है, क्योंकि एक जब शहर बन रहा है तो शहर के चारों ओर डिफेंड भी उन्हें किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में एक गहरा सदमा या बड़ा सबक आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा था, इसलिए इसे अबॉलिश भी कर दिया गया ऑब्वियसली। बट अब इन्हें और ज़्यादा सतर्क रहना था और ये इन चीज़ों को ये समझ चुके थे, ताकि दोबारा ऑब्वियसली कोई 1857 रिवोल्ट जैसी क्रांति ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो वाइट पीपल बिगेन टू लिव इन द सिविल लाइन्स, ठीक है। इसके अलावा कैंटोनमेंट प्लेसेस जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स रहते थे यूरोपियन कमांड्स के अंडर में, इन्हें स्टेशन किया जा रहा था और ये सेल्फ एनक्लेव्स के रूप में डेवलप करते हैं। कैंटोनमेंट्स का मतलब आप बखूबी समझते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो ये कैंटोनमेंट्स की जब हम शुरुआत देखते हैं तो ये हमें यहीं से देखने को मिल जाती है कि इंडियन ट्रूप्स अंडर यूरोपियन कमांड स्टेशन किए जा रहे थे। फॉर द ब्रिटिश द ब्लैक एरियाज केम टू सिंबलाइज नॉट ओनली केओस एंड एनार्की बट ऑल्सो फिल्थ एंड डिजीज। समझ गए ना? तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो दो तरीके से डिवाइड कर रहे थे, एक वाइट एक ब्लैक, तो इनमें जो ब्लैक एरियाज हैं ये इन्हें काफ़ी गलत तरीके से देखते थे और समझते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो ब्लैक एरियाज हैं इनमें ना केवल कैओस है यानी चारों तरफ अफरा तफरी है, एनार्की यानी कोई रूल रेगुलेशन कोई कायदा कानून है नहीं, और काफ़ी सारी बीमारियां हैं, गंदगी है। इस तरीके से ये ब्लैक वाले एरियाज को देख रहे थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अब क्लेंजीनेस यानी अब साफ़ सफाई का टाइम आ गया, अब हाइजीन पर ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही थी। और ये जो बीमारियां फैलती थी इनमें आप समझो कि हज़ारों लाखों की संख्या एक बार में साफ़ हो जाती थी। जैसे अगर हम देखें एपिडेमिक्स जो फैला कोलेरा या प्लेग का, तो इनमें भी काफ़ी सारे लोगों की जानें जाती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब क्लेंजीनेस पर ध्यान देने की अलग से नीड है, और इस पर ये काफ़ी ज़्यादा काम भी करते हैं। और बस वही एक कॉलोनियल माइंडसेट इनका रहता है कि एक बार जब ब्लैक में डिजीज़ फैलेगी ब्लैक वाले एरियाज़ में, तो वाइट वाले एरियाज़ में भी फैल जाएगी। तो यही रीज़न है कि 1860s 70s में ये बिल्कुल बहुत कठोर कदम उठाते हैं कि अब तो सैनिटेशन पर ध्यान देना है। खास तौर से ये ब्लैक वाले एरियाज़ में जाते हैं, उनकी पाइपीज, सीवेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीज़ें एक तरीके से चेक करते हैं और बिल्कुल सैनिटरी विजिलेंस दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी गलत तरीके से कचरे वगैरह ना फेंके, क्योंकि बीमारियों का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, बहुत अच्छे से इसे समझिएगा। फर्स्ट हिल स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कैंटोनमेंट्स के केस में हम देखते हैं कि हिल स्टेशन एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। जो हिल स्टेशन की शुरुआत है वो कहाँ से देखने को मिलती है, तो ये हमें इनिशियली ब्रिटिश आर्मी के नीड से कनेक्टेड देखने को मिलती है। इनिशियली क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी जो उनके ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए हिल स्टेशन को ये सेटअप करते हैं। हिल स्टेशन क्यों सेटअप की जाती है? ताकि ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस तरीके से गुरखा वार के टाइम पे सबसे पहले शिमला को इस्टेब्लिश किया जाता है। एंग्लो मराठा वॉर जो 1818 का है, इससे माउंट आबू का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि माउंट आबू जो मेजरली इस्टेब्लिश किया गया हिल स्टेशन के रूप में वो इसलिए था ताकि एंग्लो मराठा वॉर में फ़ायदा हो। दार्जिलिंग जो है ये सिक्किम के रूलर्स से लिया गया। अब ये आपका काम है कि आप इसे सॉल्व करें। ओके, तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हिल स्टेशन को सेटअप करने के क्या पर्पस थे? पहला कह रहे हैं टू सर्व एज विंटर कैपिटल फॉर द ब्रिटिशर्स। 90% लोग ए को मार्क करते हैं जब वो नहीं पढ़े होते हैं, तो क्योंकि जैसे ही वो हिल स्टेशन सुनते हैं उन्हें लगता है कि ये मे बी विंटर से एसोसिएटेड हो, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा कि ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हिल स्टेशन सेटअप किए जाते हैं। तो आंसर क्या है इसका? बी। हिल स्टेशन एक स्ट्रेटजिक प्लेस बन जाता है, एक प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। इससे क्या होता है, फ्रंटियर्स वगैरह गार्ड करना हो गया, या ट्रूप्स वगैरह की भी लेटिंग हो गई, या कई बार जो एनिमी रूलर्स हैं उनके खिलाफ कोई कैंपेन्स वगैरह शुरू करने हैं, तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर होता है हिल स्टेशन। CDS का क्वेश्चन है 2019 का, शिमला वॉज फाउंडेड एज अ हिल स्टेशन टू यूज एज स्ट्रेटजिक प्लेस फॉर बिलेटिंग ट्रूप, गार्डिंग फ्रंटियर एंड लॉन्चिंग कैंपेन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ।
देख सकते हो आप, लाइन बाय लाइन चीज़ें मिल रही हैं, बिलेटिंग ट्रूप, गार्डिंग फ्रंटियर, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शिमला जो है वो गुरखा वार के टाइम पे इस्टेब्लिश होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये इजी क्वेश्चन नहीं है, भले आपको आसान लग रहे हो क्योंकि अभी हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इन्हें आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और ये तभी होगा जब हम इस तरीके से बुक को कवर कर रहे हैं जिस वे में मैं अभी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि PYQs के बिना आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाओगे कि नेक्स्ट टाइम वो क्या पूछने वाले हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने शिमला के बारे में पूछा कि गुरखा वार से एसोसिएटेड है, कल को ये अगर पूछेंगे कि माउंट आबू किस वॉर के कारण डेवलप हुआ, तो आंसर क्या होगा, एंग्लो मराठा वॉर। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। हिल स्टेशन के रूप में माउंट आबू की हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो जो टेम्परेचर और जो कूल क्लाइमेट है इंडियन हिल्स का, वो एक एडवांटेज के रूप में लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स एसोसिएटेड विथ हॉट वेदर विथ एपिडेमिक्स, मतलब वही मानना था इनका कि जितना जो गर्म जगह हैं उनमें ही बीमारियां फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जितने ज़्यादा हम हिल स्टेशन के करीब रहेंगे उतने ही ज़्यादा हम इन बीमारियों से बच पाएंगे। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो और वैल्यूइंग प्रेजेंस हुआ आर्मी का इन स्टेशन से, तो इनके एक तरीके से ये न्यू कैंटोनमेंट के रूप में ही डेवलप हो गया। कौन सा, ये हिल स्टेशंस। अब चूंकि ये जो हिल स्टेशन है ये बिल्कुल यूरोप के कोल्ड क्लाइमेट के जैसे थे, तो ये एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी बन गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वायसराइज वगैरह वो जनरली हिल स्टेशन में ही रहना पसंद करते थे, खास तौर से समर मंथ में। 1864 में हम देखते हैं कि जॉन लॉरेंस जो है वो ऑफिशियली मूव कर देते हैं अपने काउंसिल को शिमला में। अच्छा, ये PYQ मैंने अलग से कलेक्ट करना लिखना यहाँ पे मैं भूल गया, मैं इसे ऐड कर दूंगा PDF में। ये भी PYQ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन लॉरेंस के द्वारा ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये अपने जो काउंसिल है इसे शिमला मूव करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही शिमला जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस बन जाता है इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हिल स्टेशन, इनमें हम देखते हैं कि ये एक तरीके से होम के रेमिनेंट के जैसा ये बनाने वाली बात रहती है कि सेटलमेंट्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि ये बिल्कुल घर जैसा हो जाए। जो बिल्डिंग है वो जानबूझकर यूरोपियन स्टाइल में बनाए जा रहे थे, क्योंकि यूरोपियंस आ रहे थे कि क्योंकि क्लाइमेट तो उन्हें मिल ही गया है अपने यूरोप के कंट्री जैसा, अब मौका क्यों छोड़ना है घर को बनाने में। तो ये जो घर बना रहे थे वो भी यूरोपियन डिज़ाइंस के देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इसके साथ ही वही डिटेच्ड विलाज टाइप के, कॉटेज टाइप के देखने को मिल रहे थे गार्डन्स के बीच में। जो एंजलिचन जो चर्च हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये ब्रिटिश आइडियल्स को दिखाते हैं। रेलवे वगैरह के इंट्रोडक्शन के कारण क्या हुआ कि जो हिल स्टेशन है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया लोगों के लिए, क्योंकि अब लोग काफ़ी इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस में उन हिल स्टेशन में घूम पा रहे थे। तो कॉलोनियल इकोनॉमी के लिए नो डाउट हिल स्टेशन एक काफ़ी अहम योगदान रखता है। इसी के साथ ही आप देखो तो जो चाय और कॉफ़ी के जो बागान लगाए जा रहे थे इन बगल के एरियाज़ में, हिल स्टेशन के बगल में, ये भी एक इमिग्रेंट लेबर के लिए इन्फ्लक्स का काम करता है, क्योंकि जब रेलवे वगैरह डेवलप हो गए तो बाकी दूर दराज के इलाकों से भी जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो आ पाते हैं। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बात करते हैं सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज़। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज जो नए शहर जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनमें सामाजिक जीवन भी बदलने लगता है लोगों का। कैसे, देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बदल जाती हैं। जैसे जो हॉर्स ड्रोन कैरिजेज हैं, या इसी के साथ ही जो ट्राम्स, बसेज, इनका नाम आपने सुना होगा। इससे क्या हो रहा था, लोग दूर दराज के शहरों में जल्दी पहुंच पा रहे थे हॉर्स ड्रेन कैरियर्स के मुकाबले, या हॉर्स ड्रेन कैरियर्स भी काफ़ी बेटर प्रोवाइड कर रहे थे ऑब्वियसली, बट इनसे भी ज़्यादा ट्राम्स, बसेज ये प्रोवाइड कर पा रहे थे लोगों को दूर दराज के इलाकों में पहुँचने में। जो ट्रैवलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कोहेरेंस हो गया, क्योंकि अब ये जो ओल्ड टाउन्स है वाज नो लॉन्गर देयर द क्रिएशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, थिएटर, एंड फ्रॉम द 20th सेंचुरी सिनेमा हॉल्स प्रोवाइडेड एक्साइटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ ही इंटरटेनमेंट के रास्ते भी खुल जाते हैं। तो यही चीज़ देखने को मिल रही थी, सारी चीज़ें जब डेवलप कर रही थी, जब ओल्ड टाउन्स का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिल रहा, जब न्यू टाउन्स ग्रो कर रहे थे, तो उसी के साथ ही सिनेमा हॉल्स, पार्क्स, थिएटर्स, इन चीज़ों की भी ग्रोइंग हम देख सकते हैं। विद इन द सिटीज न्यू सोशल ग्रुप आर फॉर्म्ड एंड द ओल्ड आइडेंटिटीज ऑफ पीपल वर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। तो जो गांव में एक तरीके की क्लास ऑफ पीपल देखने को मिल रही थी वो धीरे धीरे धूमिल हो रही थी शहरों में आकर। जब शहरों में लोग आ रहे थे तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो कास्ट या क्लास है वो इतना ज़्यादा मैटर कर नहीं रहा था, क्योंकि अब जो लोग हैं वो अपने आप को एक अलग से क्लर्क, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स इनके रूप में दिखाना पसंद कर रहे थे, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी शहरों में।
न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक्सेस था, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, क्योंकि ये शहरों की बात है। एजुकेटेड पीपल जब लोग रह रहे थे तो सोसाइटी और गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंग बदल रहे थे। न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, पब्लिक मीटिंग, इनमें भी इनका अहम योगदान रहता था और एक डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा ही उठ गया था जिसमें लोग चर्चाओं को आगे बढ़ा पा रहे थे। हाँ, सोशल चेंजेस उतना आसान नहीं था, ठीक है। जो जिस तरीके से समाज था तो बहुत सारे कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव है वो मानते थे कि अगर वीमेन की एजुकेशन बढ़ गई तो अगेन वही जो एक माइंडसेट होती है प्रॉपर कंजर्वेटिव्स की, उस तरीके से ये सोच रहे थे कि वीमेन्स अगर एजुकेशन में आगे बढ़ जाएंगी तो इनसे क्या क्या सिचुएशंस निकल कर आएंगी। इवन जो रिफॉर्मर्स थे जो वीमेन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो भी मान रहे थे कि अब जो वीमेन्स है वो मदर और वाइफ्स के रूप में इनका एजुकेशन में काम आएगा। ये एजुकेशन के लिए वीमेन्स को इसलिए भी नहीं बढ़ावा दे रहे थे कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चला सकें या अपने मन से रोजगार में आगे बढ़ सकें, बल्कि ये सोच रहे थे कि हाउस होल्ड में मदद मिलेगी, ठीक है। तो रीज़न अलग हो रहे थे। आपको पता होगा बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अमार कथा की बात की गई है और माई स्टोरी, ऑथर कौन है? विनोदिनी दासी। ये बंगाली थिएटर में एक काफ़ी पायोनियरिंग फिगर थी लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में, और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, बेसिकली डायरेक्टर्स के साथ, जिनमें गिरीश चंद्र घोष हैं। और ये प्राइम मूवर्स थी जो स्टार थिएटर सेटअप हुआ इसी के साथ कलकत्ता में। इसमें अब देखो खास तौर से बात क्या आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने सीरियलाइज करा ऑटोबायोग्राफी को। इनकी जो आत्मकथा थी इसे सीरियलाइज किया गया अमर कथा यानी माई स्टोरी के रूप में। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि एक वीमेन की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, सोसाइटी के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस इम्पोज किए जाते हैं वीमेन में। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली इसे, और जो ऑटोबायोग्राफी सीरियलाइज हुई इसके बाद तो एक अलग लेवल पर जाकर पॉपुलैरिटी देखने को मिली। ओके, तो ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियरिंग बंगाली वीमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910 एंड 1913? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, हम बात कर रहे हैं विनोदिनी दासी की। तो ये CDS का कोई ज़्यादा पुराना सवाल है नहीं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग स्किप करेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन में आप एज ले सकते हो, ठीक है। वैसे ये कोई नया सवाल नहीं है, आप पहले भी देखोगे CDS में पूछा गया है। अमर कथा के ऑटोबायोग्राफी के ऑथर कौन है? तो विनोदिनी दासी हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी वीमेन के स्फेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी वर्क करा है, ठीक है। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है सुल्तानाज ड्रीम, सुल्तानाज ड्रीम। इसमें भी वीमेन के हार्डशिप पर चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। आई थिंक एक और क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, CAPF का ही क्वेश्चन है। विनोदिनी दासी के बारे में ये पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ये वन ऑफ द प्राइम मूवर्स थी स्टार थिएटर को सेटअप करने को लेके, और दूसरा कह रहे हैं अमर कथा माई स्टोरी को सीरियलाइज करा इन्होंने। तो अभी पढ़ा हमने, दोनों बातें सही है, सो आंसर इज ऑप्शन C, बोथ 1 and 2। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से सेग्रीगेशन देखने को मिला। तो सबसे पहले मद्रास की बात करते हैं। तो कंपनीज़ ने अपनी ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सेटअप करना शुरू किया, और सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल को लेकर जो सर्च है ब्रिटिश मर्चेंट के, वो फाइनली जाकर ख़त्म होते हैं। 1639 में ये एक ट्रेडिंग पोस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं मद्रास पट्टनम के नाम से, और ये जो सेटलमेंट है इन्हें लोकली चेन्नापट्टनम कहा जाता है। जो कंपनी है वो परचेज करती है सेटलमेंट के राइट को फ्रॉम लोकल तेलुगु लॉर्ड्स द नायका ऑफ कलहस्ती, हु वर ईगर टू सपोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी इन द रीजन। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लोकल जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली कंपनी परचेज कर रही हैं। बट वही होता है जो हुआ, ठीक है, राइवलरीज देखने को मिली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसी कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सोचा अब फोर्टिफिकेशन का समय आ गया, क्योंकि फोर्टिफिकेशन से क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। उतना ईजी नहीं होता फोर्टिफिकेशन के बाद अटैक करना। फ्रेंच जब डिक्लाइन कर जाते हैं 1761 में, तो मद्रास जो है और ज़्यादा सिक्योर बन जाता है और एक कमर्शियल टाउन के रूप में और ज़्यादा उभर कर आता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक न्यूक्लियस बन जाता है वाइट टाउन का, और वाइट टाउन का मतलब आप बखूबी समझते हैं, यूरोपियन जहाँ रह रहे थे उन्हें वाइट टाउन कहा जा रहा था। इन एरियाज में कंपनी कोई इंडियंस की मैरिज को परमिट नहीं कर रही थी, अदर देन द इंग्लिश, डच और पोर्टुगीज को जो है वो रहने की अनुमति थी,
बिकॉज ये यूरोपियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इस तरीके से। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल सिस्टम है ये भी वाइट पॉपुलेशन को फेवर कर रहा था, इसमें बताने की नीड है नहीं क्योंकि ये तो सारा इन्हीं का गढ़ा हुआ है। जो ब्लैक टाउन है ये फोर्ट के आउटसाइड डेवलप हो रहा है अगेन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स में देखने को मिल रहा है। और हालांकि मिड 1700 तक हम देखते हैं कि ये डेमोलिश हो जाते हैं और जो एरिया है वो क्लियरली एक सिक्योरिटी जोन के रूप में देखा जाने लगता है। जैसे ये फोर्ट है, ठीक है, जिसे हम वाइट एरिया के रूप में देख रहे हैं, दूर में जाकर ये ब्लैक एरिया है। तो धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हो जाता है और ये जो वाइट एरिया इन्हें सपोर्ट प्रदान करते हैं कि बाहर से किसी के द्वारा अटैक करना आसान ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो न्यू ब्लैक टाउन है ये ट्रेडिशनल इंडियन टाउन्स को दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पे बाजार वगैरह डेवलप हो रहे थे। इसी के साथ ही मद्रास की जब हम बात करते हैं तो इनन्यूमरेबल सराउंडिंग्स विलेजेस यानी आसपास में काफ़ी सारे गांव वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही दुबासेज की जब हम बात करते हैं तो ये इंडियन थे जो 2 भाषाएं बोल सकते थे, एक तो लोकल लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश। क्या ये काम होता था, तो ये जैसे ब्रिटिशर से कॉन्टैक्ट करना है, कुछ सेलिंग करनी है, तो इनमें इंटरमीडियरीज का काम ये करते थे। इसी कारण से इन्हें 2 भाषाओं का ज्ञान भी होता था, एक तो इनकी वर्निकुलर लैंग्वेज होती थी और दूसरी इंग्लिश। इनिशियली कंपनी के द्वारा जो जॉब है मोनोपोलाइज की जा रही थी वेलालार्स के द्वारा। वेलालार्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और इस तरीके से ब्रिटिश रूल के अपॉर्चुनिटीज़ का ये सबसे पहला फ़ायदा ले रहे थे। इसी के साथ ही हम आगे देखते हैं कि धीरे धीरे और भी सेंटर्स ग्रो करते हैं जिसमें ग्रेन ट्रेड के रूप में देखा जाता है। गुजराती बैंकर्स जो हैं ये भी 18th सेंचुरी तक अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। परियार्स एंड वनयार्स फ्रॉम द लेबरिंग पुअर, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही जो अरकोट के नवाब होते हैं नियर बाय टिप्लिकेन विच बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंशियल मुस्लिम सेटलमेंट, ठीक है। बाकी के जो एरियाज है वो भी अलग अलग रूप में डेवलप करते हैं। आगे वही बताया गया कि जब ब्रिटिशर्स पावर को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो उसी के साथ क्या होता है, रेजिडेंट यूरोपियंस जो हैं वो फोर्ट से बाहर भी अब घर बनाने लगते हैं, ठीक है, गार्डन हाउसेज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को पूरा यकीन है कि अब हमारे पास सारी पावर आ गई है। तो किसी भी आउटसाइडर के लिए, खासतौर से फ्रेंच या किसी अन्य गतिविधियों के लिए, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करी थी उस टाइम पे इंडिया में, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया इनके लिए एक्सेस करना बाकी जगहों को। ना बात करते हैं कलकत्ता की किस तरीके से टाउन प्लानिंग देखने को मिल रहे थे। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न टाउन प्लानिंग की तो ये कॉलोनियल सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। जो प्लानिंग है वो एक विज़न के साथ शुरू होती है कि शहर किस तरीके का होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, डेवलपमेंट किस रूप में देखा जाएगा, इन सारी चीज़ों के साथ 1756 में हम देखते हैं कि जो नवाब है बंगाल के सिराजुद्दौला ये कलकत्ता पर अटैक करते हैं, ठीक है, और स्मॉल फोर्ट को हासिल करते हैं जहाँ पे ब्रिटिश ट्रेडर्स हो रहे होते हैं। बेसिकली वही स्टोरी है, जिसके बाद प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनीज तो कस्टम ड्यूटीज़ और बाकी चीज़ें देना चाह नहीं रही थी, तो इस कारण से भी युद्ध देखने को मिलता है कि ऑब्वियसली सिराजुद्दौला को लग रहा था कि बीइंग द नवाब ऑफ बंगाल उनके लिए ये असम्मान की बात है कि कस्टम ड्यूटीज़ और बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं 1757 में जब सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं प्लासी के युद्ध में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि अब एक न्यू फोर्ट बनाए जाएंगे जिसे और भी ज़्यादा मुश्किल होगा अटैक करना। तो जो कलकत्ता इस तरीके से ग्रो करता है 3 गांव के कम्बिनेशन के बाद, सुल्तानुती, कोलकाता और गोविंदपुर, ये भी स्पेक्ट्रम में और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कंपनी जो है एक साइड को क्लियर करती हैं गोविंदपुर में ही, और इसी के साथ ट्रेडर्स और वीवर्स जो हैं वो उन जगहों में रहने लगते हैं। जब न्यू फोर्ट विलियम में हम देखते हैं खास तौर से कि एक मैदान या गरेर मठ जैसा इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। जब एक बार ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ कलकत्ता में हमारी परमानेंट प्रेजेंस हो गई है, तो इसी के साथ ही अगेन ये फोर्ट से बाहर मूव करना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो तो सिंपल सी बात है ना कि ये इनिशियली इस तरीके से रख रहे हैं कि जैसे अभी फोर्ट बना कर रह रहे हैं, कोई बाहर से अटैक ना करे। जब ये कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं कि हाँ अब तो हमें कोई अटैक नहीं कर सकता, हम काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट हैं, तब ये जो फोर्ट है उनसे बाहर आकर घरों को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस चल ही रही थी हर शहरों के साथ। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं 1798 में हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन जाता है। इसी के साथ ही एक मैसी प्लेस ये बनवाते हैं, और इस मैसी पैलेस का मतलब जहाँ पे राजा रह रहे हैं, महल बेसिकली जिसे हम कहते हैं।
इसी के साथ ही ये ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से इंडियंस जो क्राउडिंग या जो एक्सेसिव वेजिटेशन है, जो डर्टी लेंस है, इनका क्या किस तरीके से चीज़ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एट द एंड जब महामारी फैल रही थी, बीमारियां फैल रही थी, तो इसमें एक मेजर रीज़न यही रहता था कि ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, या पुअर ड्रेनेज के कारण, डर्टी टैंक्स के कारण, इन चीज़ों के कारण। तो बेसिकली ये चाह रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों ताकि कोई बीमारी ना फैले। नेक्स्ट देखते हैं, तो वेलेस्ली के बाद हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट द लॉटरी कमिटी वाज सो नेम्ड बिकॉज फंड्स फॉर टाउन इंप्रूवमेंट वर रेज्ड थ्रू पब्लिक लॉटरी। अच्छा, ये भी एक PYQ है, ठीक है, और दोनों चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूंगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया कि ये किस काम के लिए था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो लॉटरी कमेटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लॉटरी के द्वारा फंड्स कलेक्ट किए जा रहे थे, पब्लिक लॉटरीज के द्वारा। क्यों? ताकि शहरों को ज़्यादा क्लीन किया जा सके और इस्टेब्लिशमेंट जो टाउन की इंप्रूवमेंट है उनमें काम किया जा सके, ठीक है। फंड्स की ज़रूरत पड़ रही थी इनिशियली। इसी के साथ ही लॉटरी कमेटी जो है एक न्यू मैप को कमीशन करती है ताकि एक कलकत्ता की कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ली जा सके। इनका एक मेजर एक्टिविटी तो ये भी था, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ थी कि जो रिवर बैंक्स है, जो नदियों के किनारे, इनमें जो इंक्रोचमेंट्स आ गए हैं, इनमें जो बाकी लोग आकर रह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, उन्हें भी क्लियर किया जा सके ताकि एक बेटर रूप में मैनेजमेंट हो पाए। जो एपिडेमिक का थ्रेट की हमने जो बात करी, वो भी काफ़ी एक तरीके से टाउन प्लानिंग के कारण कुछ देर के लिए तो रुकता है, बट अगेन 1817 में हम देखते हैं कि कॉलेरा जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और 1896 में प्लेग देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सच व्यूज वर सब, हाँ आगे पढ़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली एक तरीके से डायरेक्ट को रिलेशन रखती है लिविंग कंडीशन और स्प्रेड ऑफ डिजीज के रूप में। मतलब उनका वही मानना रहता है, लोग जैसे रहेंगे उस तरीके से बीमारियां फैलेंगी। लिविंग कंडीशन अगर नहीं सुधारोगे तो बीमारियां नहीं रुकेंगी, ठीक है। और इस तरीके के व्यूज को काफ़ी सारे इंडियन मर्चेंट्स भी मानते थे कि जब तक अनलेस एंड अनटिल हम अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारें तब तक एपिडेमिक्स नहीं रुकेंगी, जिनमें द्वारकानाथ टैगोर जी हैं, रुस्तम काफ्स जी हैं, ये लोग जो हैं वो बेसिकली इन बात में बिलीव करते थे कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्या है सबसे ज़रूरी, कि जो लिविंग का जो तरीका है, जो रहने का कंडीशन है, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। जो डेंसली बिल्डअप एरियाज़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सघन है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ हैं, इनमें इनसैनिटी यानी कोई साफ़ सफाई नहीं देखने को मिल रही है, सनलाइट भी इवन पहुँच नहीं पा रहा है, तो इन चीज़ों के कारण भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वर्किंग पीपल्स के हट को बस्ती कहा जाता है और ये डिमोलिशन का शिकार बनता है। ब्रिटिशर्स इन्हें बिल्कुल भी बस्तीज़ को सर्वाइव नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें उनका वही मानना रहता है कि ये जो बस्तीज़ हैं इनके कारण ही बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। इवन आप देखोगे, ये इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग क्या ही है, बुरी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। थेज्ड हट वर बैंड इन 1836 एंड टाइल रूफ मेड मैंडेटरी। कितना डिफिकल्ट होता होगा आप समझिए कि जो थेज्ड हट्स हैं यानी जो कच्चे घर हैं उन्हें बिल्कुल बैन ही कर दिया गया 1836 में, और जो टाइल रूफ है ये मैंडेटरी बना दिया गया, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली ये सोच रहे थे कि इस तरीके से जो है वो बीमारियां और बाकी चीज़ों को रोका जा सके। लेट 19th सेंचुरी में देखते हैं कि ऑफिशियल इंटरवेंशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, और वो दिन चले गए जब प्लानिंग एक तरीके से टास्क होता था कि हाँ अब जो शहर के लोग हैं या जो सरकार है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस टाइम की, ये लोग मिलके करेंगे, बल्कि अब गवर्नमेंट ने कंप्लीट अपने हाथों में ले लिया कि अब तो हमारे हाथों में दे दो, टाउन प्लानिंग हमारे अंडर रहेगी, सारी चीज़ें हम बेटर वे में प्रोवाइड करेंगे। तो जब इस तरीके से हम देखते हैं काफ़ी सारे शहर भी उस वे में ग्रो करने लग जाते हैं। अब देखते हैं आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर किस वे में बदलता है। तो इसमें बहुत कुछ हमारे पास नहीं है समझने को, कुछ मेजर बातें हैं वो हमें समझनी है। जैसे जो बॉम्बे ये इनिशियली 7 आइलैंड्स का था, ये हमें पता है, और पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो ये आइलैंड ज्वाइन कर जाती हैं ज़्यादा इनसे, ताकि ये स्पेस बना सके और एक तरीके से एक बड़े शहर के रूप में ये ग्रेजुअली डेवलप करती हैं। बॉम्बे जो ये कमर्शियल कैपिटल था कॉलोनियल इंडिया का, और इस तरीके से चूँकि ये प्रीमियर पोर्ट भी था, यहाँ से काफ़ी सारी दूर तक ट्रेडिंग हो पा रही थी, तो इस कारण से एक मेजर टाउन के रूप में उभरता है। एक मेजर जो आइटम था जो ट्रेडिंग का, वो क्या था वो भी ध्यान रखिएगा। ओपीएम की हम बात कर रहे हैं, जिसे अफीम कहते हैं, दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना। पढ़ा होगा आपने ये कि 1813 और 1833 के एक्ट्स में कि किस तरीके से इनके पास इनिशियली काफ़ी सारी मोनोपोलीज रहती हैं, ठीक है, जिनमें चाय और बाकी चीज़ों की मोनोपोलीज भी देखने को मिलती हैं, जिनमें अफीम भी शामिल होता है। इंडियन मर्चेंट्स और जो मिडिल मैन होते हैं ये सप्लाई करते थे, पार्टिसिपेट करते थे ट्रेडिंग में, और इससे क्या हुआ, बॉम्बे की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली ग्रो अप कर पाई, और इसी कारण से जो कोलैबोरेशन हुआ कंपनी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता था इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के साथ।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इंडियन कॉटन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो खास तौर से डेक्कन में ग्रो होती हैं, और इसी के साथ जो इंडियन मर्चेंट्स होते हैं और जो मिडिल मैन होते हैं, इन्हें लगता है कि अब काफ़ी अच्छा मौका है फ़ायदा कमाने का। 1869 में जो सुएज़ कैनाल है वो जब ओपन हो जाता है, तो बॉम्बे का जो लिंक है बाकी शहरों के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बॉम्बे गवर्नमेंट और जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो बॉम्बे को अर्स प्राइमा इन इंडीज के रूप में डिक्लेयर कर देती है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है कौन? बॉम्बे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी। यूपीएससी सीआईएसएफ का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वॉज लेबल्ड एज अर्स प्राइमा इन इंडीज आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 एंड इट लिंक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन बिना थीम्स एनसीईआरटी पढ़े करना क्या आसान होता? नहीं होता। आंसर क्या है? बॉम्बे। अर्स प्राइमा इन इंडीज का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। जैसे जैसे बॉम्बे की इकोनॉमी ग्रो होती है, हम देखते हैं कि अगेन रेलवेज और बाकी चीज़ें भी एक्सपैंड करने लगी हैं। काफ़ी सारे नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग है ये कल्चर और कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं रूलर्स के। जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये यूरोपियन है, और इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। यूरोपियन जिन जगहों में टाउन प्लानिंग कर रहे थे वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर रहे थे। इवन ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि जो यूरोपियन स्टाइल है वो सुपीरियरिटी को दिखाएंगे, कि हाँ वी आर सुप्रीम। इस तरीके से यूरोपियंस, ब्रिटिश यूरोपियंस खास तौर से सोच रहे थे। इसी के साथ ये इन्हें लगता था कि जब बिल्डिंग्स वगैरह यूरोपियन दिखेंगे तो एक तरीके से डिफरेंस पता चल जाएगी कि कौन से जो इंडियन सब्जेक्ट के घर हैं और कौन से यूरोपियंस के। इनिशियली ये बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं क्योंकि नया होता है, बट धीरे धीरे ये होता है कि इंडियंस भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडियंस भी जो है वो यूरोपियन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, जो बंगलो जो यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा बॉम्बे और बाकी शहरों में, इसमें इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से ये जो बंगलो है ये डिराइव हुआ वर्ड बंगला से, और ये थेस्ड बंगाली हट को कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ड निकल करके आया बंगलो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो तो डायरेक्ट इंपोर्ट देखने को मिलते थे, फैशन जो इंग्लैंड में प्रिवेलेंट था, और पहला तो न्यू क्लासिकल कहलाता था, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के आधार पर घर बनाए जाएंगे। बहुत सारे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का यूज किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये भी लगा कि जो इम्पीरियल रोम के जो ग्रेंड्योर्स हैं उन चीज़ों को भी यहाँ पे अप्लाई किया जाए, और इससे क्या होगा, ग्लोरिफिकेशन होगी। मतलब कंप्लीट यूरोपियन माइंडसेट के तरीके से यहाँ पे भी चलना है। द टाउन हॉल इन बॉम्बे वाज बिल्ड इन दिस स्टाइल इन 1833। इस तरीके से 1833 में टाउन हॉल जो है वो बिल्ड किया जाता है, जो कि यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। ओके, तो इसमें अब 2-3 जो मेजर सेक्शन है वो हमें कवर करना है। ठीक है, एनदर स्टाइल की बात जब की गई है तो वो है नियो गोथिक। नियो गोथिक क्या है? नियो गोथिक में क्या खास बात देखने को मिल रही है? हाई पिच्ड रूफ, पॉइंटेड आर्केड एंड डिटेल्ड डेकोरेशन देखने को मिल रही है। ये जो गोथिक स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो चर्चेज वगैरह हैं या इस तरीके की जो बिल्डिंग है जो नॉर्दर्न यूरोप में देखने को मिलती है, वहाँ से इंस्पायर्ड थी। ठीक है, तो 2 तरीके का स्टाइल अडॉप्ट किया गया था। ये वो समय था जब बॉम्बे गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और इस तरीके से जो एडॉप्शन है वो भी किया जा रहा था यूरोपियन आर्किटेक्चर का। इंडियंस भी कई बार इन बिल्डिंग्स के लिए पैसे देते थे। जैसे यूनिवर्सिटी हॉल के बाद बात की गई है कि जो यूनिवर्सिटी हॉल है ये वॉज मेड विद मनी डोनेटेड बाय सर कोवस जी जहांगीर रेडी मनी रिच पारसी मर्चेंट। ठीक है, तो बेसिकली इंडियंस ने भी डोनेट करा है। जैसे यूनिवर्सिटी हॉल की बात की जा रही है, ये डोनेट किया गया सर कोवस जी जहांगीर के द्वारा, जो कि एक रिच पारसी मर्चेंट थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, आगे ये बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर, ये इसी तरीके से प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा फंडिंग दी गई। ठीक है, इंडियन मर्चेंट जो है वो खुश थे कि हाँ अब न्यू गोथिक स्टाइल को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि यूरोपियंस के द्वारा इनिशिएट की गई है और यूरोपियंस के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। न्यू गोथिक जो स्टाइल है, इनके आर्किटेक्चर के सबसे फेमस एग्जांपल विक्टोरिया टर्मिनस देखने को मिलते हैं। 1-2 बातें हैं, जैसे ये पूछ सकते हैं कि बॉम्बे सेक्रेटरीट किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया। ठीक है, क्लेयर विल्किंस के द्वारा, और ऐसे सवाल केबीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, बट चूंकि हमारी एनसीईआरटी में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर से सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया, थीम से ही क्वेश्चन बनाने हैं। और
अब फैक्ट से पूछना है तो इस तरीके से क्वेश्चन तो निकलेंगे ही। विक्टोरिया टर्मिनस का भी ध्यान रखिएगा, ये FW स्टीव्न्स ने डिज़ाइन करा है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं। तो जब न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल की शुरुआत देखने को मिलने लगी तो इसे इंडो सैरासेनिक कहा जाने लगा। ठीक है, इंडो वाज शॉर्टेंड फॉर हिंदू एंड सैरासीन वाज अ टर्म यूरोपियन यूज टू डेजिग्नेट मुस्लिम। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्लेंड देखने को मिला। और ये जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से लिया गया, ये जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया गया, छतरी, जाली, आर्केज, ये जो हम देखते हैं ना खासतौर से मेडिवल बिल्डिंग में, ये यहाँ पे अप्लाई किया गया है। इंडियन और यूरोपियन स्टाइल को इंटीग्रेट करके पब्लिक आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए। गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में बनाया गया है। इसका रीज़न आपको पता होगा, किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के वेलकम के लिए ये बनवाया गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो जमशेदजी टाटा, इन्होंने ताज, ये तो बताने की नीड नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी इसी स्टाइल पर बेस्ड है। अब ये जो बिल्डिंग और आर्किटेक्चर ये हमें क्या बताते हैं, कौन सी कहानी, तो देखिए डेफिनेटली ये कंक्लूजन है और इसमें हम कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है ये उस समय के एस्थेटिक आइडियल्स को, यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है उन्हें, या यहाँ के जो शहरों हैं यहाँ के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है और जो यूरोपियन से उनका ब्लेंड, या जो मुगल्स और बाकी डायनेस्टीज़ ने जो अपने छाप छोड़े आर्किटेक्चर में उनका ब्लेंड। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो कि एक विज़न को दिखाता है जिसमें रूलर्स हों चाहे आम जनता हो, वो अपने व्यूज़ को या अपनी विचारधारा को शहरों के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पा रहे थे, अपने बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर का होता है समापन। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी है कि ये जो टाइमलाइन है ये हमारे लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बताने की नीड नहीं है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले आपको जरूर याद होने चाहिए, हालांकि आपको याद भी होंगे, जैसे बॉम्बे से ठाणे वाला 1853। ठीक है, ये ईयर ही ध्यान रखिए क्योंकि ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि 1857 में ही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाती हैं। और 1911 में क्या होता है, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एनडीए के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, इवन मेंस के लिए भी हमारे बैचेज हैं, हर चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े क्योंकि वहाँ पे इसकी पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ और जो पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड हैं इस तरीके से फाइल्स में शेयर करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।